हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सूरज और भाई साहब आप देख रहे हैं एस क्लासेस बांदीकुई। ठीक है, तो भाई साहब आज की वीडियो भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो हमारे दैनिक दिनचर्या में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, लेकिन समझ नहीं आता। आज आपको आने वाला है वो सब कुछ समझ। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। ठीक है, आज ऐसा पढ़ाएंगे आपको जैसे आप देख कर चौंक जाएंगे। आप सोचेंगे कि बिल्कुल सही समझ में आ रहा है हमको, और समझ में नहीं भी आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एस क्लासेस बांदीकुई में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आपका, और 10th क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, एस क्लासेस बांदीकुई में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और टॉपिक है हमारा धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति जिसे कहते हैं धात्विकी। लेसन नंबर 3 है धातु एवं अधातु, लेसन का नाम है। ठीक है, तो देखते हैं धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। धातुओं की प्राप्ति होती है उसे कहते हैं धात्विकी। ठीक है, क्या कहते हैं? धात्विकी। ठीक है, धात्विकी का अर्थ होता है धातुओं की जिसमें प्राप्ति की जाती है। तो धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है उसे ही धात्विकी कहते हैं। ठीक है, तो धातुओं को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो क्या है, देखते हैं। तो देखते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है खनिज। खनिज किसे कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और सबको देखने में कठिन लगता है। खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको समझ में आ जाएगा खनिज कैसे निकाले जाते हैं, खनिजों को निकालने के कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है। सब कुछ आप पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। 10th क्लास की साइंस है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पिछली वीडियो भी हमने अपलोड की है, इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड कर दी है हमने, और ये चौथी वीडियो है, पार्ट नंबर 4। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी, क्रम वाइज ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा? खनिज। खनिज अर्थात खनिज किसे कहते हैं, खनिज की परिभाषा देखेंगे। ठीक है, क्या परिभाषा है देखिए। धरती में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों व यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो धरती है, धरती में अंदर जो प्रकृति के द्वारा ही प्रदत्त हैं, प्राकृतिक रूप में जो उपस्थित तत्व व यौगिक होते हैं उनको ही खनिज कहते हैं। अर्थात जैसे कि धरती है, धरती के अंदर जो भी प्राकृतिक तरीके से जो भी तत्व या यौगिक बन चुके हैं उन्हें हम खनिज ही कहते हैं। ठीक है, जो भी खुदाई करने पर कोई भी निकलेंगे पदार्थ जिनसे लोहा बनता हो, या उनको ही खनिज कहेंगे। खनिज अशुद्ध रूप में होते हैं। ठीक है, लेकिन जो निकलेगा उसे ही खनिज कहेंगे, उससे बनाएंगे फिर शुद्ध करेंगे उसको, आगे की प्रोसेस है वो। लेकिन खनिज किसे कहते हैं? जो प्रकृति में अशुद्ध रूप से पाए जाते हैं उन्हें ही खनिज कहते हैं। प्रकृति की खुदाई करने पर जो अशुद्ध रूप से पदार्थ पाए जाते हैं, तत्व पाए जाते हैं, यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें ही खनिज कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्वों यौगिकों को खनिज कहते हैं। ठीक है, खनिज के बाद में अगली परिभाषा आती है हमारी अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा खनिज अयस्क। अयस्क भी अलग होता है, खनिज भी अलग होता है, दोनों से मिलकर भी खनिज अयस्क बनता है। पहले पढ़ते हैं अयस्क। अयस्क देखते हैं क्या होते हैं। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो तथा निकालने में कम लागत लगे अयस्क कहलाते हैं। ठीक है, जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और निकालने में भी लागत कम हो। ठीक है, जो अशुद्ध रूप है, खनिज है वो धातु का अशुद्ध रूप है। ठीक है, खनिज है वो तत्व यौगिक का अशुद्ध रूप है। उसमें खनिज में जो अशुद्धियाँ भी होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं वो अशुद्ध रूप में ही होते हैं। ठीक है, उन्हें तो कहते हैं खनिज। और ऐसे पदार्थ जो खनिज उनमें धातु की मात्रा तो अधिक हो और अशुद्धियों की मात्रा कम हो। ठीक है, और उन्हें आसानी से निकाला भी जा सकता है, जैसे कि ज़्यादा गहराई में नहीं पाई जाती वो, ऐसे ही मतलब 500-600 फीट पे ही मिल जाती है, या फिर उससे भी ऊपर ही मिल जाए, उन्हें हम कहते हैं अयस्क। ठीक है, जो जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, ठीक है,
और निकालने में भी कम लागत लगे उन्हें अयस्क कहते हैं। ठीक है, अयस्क कहलाते हैं जिन्हें खनिज में, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो, ठीक है, जिनमें धातु तो अधिक मात्रा में पाया जाए और उनको निकालने में, धरती से खोदकर निकालने में उनको लागत भी कम लगे, उनको निकालने में लागत भी कम लगे, उसे अयस्क कहते हैं। अगला है हमारा गैंग। गैंग क्या होता है? ठीक है, देखिए आप सोचेंगे गैंग जो गुंडों की गैंग होती है वो वाला गैंग नहीं है, यहाँ पर उनसे कुछ भिन्न है। ठीक है, तो क्या होती है? पृथ्वी से निकाले गए अयस्क के साथ निकलने वाली रेत, मिट्टी, कंकड़ जैसी अशुद्धियों को गैंग कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी से कोई खनिज निकाला, तो खनिज निकालने के बाद उसमें धातुओं को अलग किया, फिर धातुओं के साथ ही जो अशुद्धियाँ भी निकलती है उनको अलग किया। जो धातु है उसको तो अलग कर लेंगे, जो अशुद्धियाँ निकलती हैं उन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं, जो कि धातु के साथ आती है। ठीक है, बाद में साफ करके उन अशुद्धियों को, जैसे कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, ऐसी जो अशुद्धियाँ आ जाती है उनको गैंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, और नहीं आया हो तो एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, धातुओं की प्राप्ति, धातुओं को जिस तरीके से प्राप्त किया जाता है उसको धात्विकी कहते हैं। ठीक है, खनिज, खनिज किसे कहते हैं? धरती में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व व यौगिकों को खनिज कहते हैं। धरती के अंदर जो प्रकृति के द्वारा ही बने हैं, प्रकृति में ही उपस्थित हैं, ऐसे तत्व व यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में हो और निकालने में लागत कम लगे। धातु तो अधिक मात्रा में उसमें और गैंग कम मात्रा में हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें निकालने में भी लागत कम लगे, बिल्कुल कम लागत में ही निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे होता है जैसे कि धातु तो होती है उसमें, लेकिन धातु कम होती है और निकालने में भी लागत अधिक होती है, तो ऐसे कुछ फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा हो धातु जैसे गहराई में भी कम हो, निकालने में उसको लागत भी कम लगे और उसे आसानी से निकाला जा सकता हो, और उसमें धातु की मात्रा भी अधिक हो, अर्थात अधिक कम लागत में अधिक मुनाफा हो, उसे ही अयस्क कहते हैं। ठीक है, अगला है गैंग। पृथ्वी से निकाले गए जो धातु हैं या खनिज लवण हैं, उनके साथ साथ जो अशुद्धियाँ आ जाती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी आदि अशुद्धियाँ आ जाती है, उन अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। ठीक है, धातुओं को गैंग से अलग करने के बाद, धातुओं को गैंग से अलग करने के लिए जो 4 विधियां हैं हमारी, ठीक है, 4 चरण से अलग किया जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से चरण से अलग किया जाता है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने धातु के बारे में पढ़ लिया, अयस्क के बारे में पढ़ लिया, खनिज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो धातुओं की प्राप्ति है वो किन किन चरणों से की जाती है, अर्थात जो धातु की प्रक्रिया है वो किस किस चरण से में संपन्न होती है, कितने चरणों में संपन्न होती है। आप देख सकते हो 3 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है, ये चरण आपको याद रखने हैं, और इन चरण में विधियां हैं, उन विधियों से ही जो धातु है उसको गैंग से अलग किया जाता है। ठीक है, तो खनिज निकलेंगे, खनिज में होती है अयस्क और गैंग। ठीक है, उन अयस्कों से गैंग को हटा दिया जाता है, गैंग अर्थात जो अशुद्धियां हैं उनको हटा दिया जाता है। ठीक है, तो पहला चरण, पहले चरण का नाम क्या है? अयस्कों का समृद्धिकरण। जो अयस्क है उनको आसान विधियों के द्वारा, जैसे पानी से साफ कर देते हैं। ठीक है, पानी से, जैसे कि पानी से धुलाई कर देते हैं उसकी, इस प्रकार से साफ कर दिए जाते हैं। फिर चरण नंबर 2, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, निकालते वक्त कैसे कैसे सावधानियां रखते हैं धातुओं को, कैसे कैसे निकाला जाता है उसके बारे में समझेंगे। और चरण नंबर 3 है धातुओं का परिष्करण। परिष्करण का अर्थ है, परिष्करण शब्द परिष्कृत से लिया गया है। परिष्कृत का मतलब होता है साफ करना, किस प्रकार से साफ करेंगे उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें अयस्क और धातु, अयस्क है उसमें गैंग मिल जाए, अयस्क और गैंग दोनों को क्या कहेंगे हम? धातु। धातु नहीं, दोनों को कहेंगे हम खनिज। ठीक है, तो देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको।
खनिज, खनिज क्या होते हैं? खनिज होते हैं अयस्क प्लस गैंग। ठीक है, खनिज किस किस से मिलकर बनते हैं? खनिज में होते हैं अयस्क और गैंग। ठीक है, तो खनिज में से जो अयस्क और गैंग होते हैं उसमें से अगर गैंग को हम हटा देंगे, ठीक है, गैंग को हमने हटा दिया, ठीक है, ये काम ही करना है हमको इन तीनों चरणों में। ठीक है, जो खनिज जो है उसमें से अयस्क और गैंग है, दोनों है, उनमें से हम गैंग को हटा देंगे, सिर्फ अयस्क बचेगा, जो काम की चीज है उसको रख लेंगे, और जो मिट्टी धूल कंकर पत्थर जो बचेगा उसको हटाना है हमें। हटाने के लिए 3 चरण हैं, इन तीनों चरणों में विधियां हैं बहुत सारी, उन विधियों को पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, ऐसी बिल्कुल सरल विधियां हैं, और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि धातुओं को किस प्रकार कितने चरणों से वो किया जाता है, साफ किया जाता है, कितने चरणों से गैंग को अलग किया जाता है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का बनता है, और 6 नंबर का भी बनता है, बड़ा भी आ सकता है। ठीक है, टुकड़ों में भी बन सकता है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, देखिए अब पढ़ाएंगे हम चरण नंबर 1 अयस्कों का समृद्धीकरण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चरण नंबर 1 है अयस्कों का समृद्धीकरण। जो हमारा चरण नंबर 1 है उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी है देखते हैं। ठीक है, इसमें अनेक विधियां हैं। अब अनेक विधियां तो हैं, लेकिन उनके नाम भी तो होंगे। ठीक है, तो नाम है पानी से साफ। ठीक है, इस विधि में क्या करेंगे हम, लिखाएंगे नहीं, इसमें ऐसे ही आप समझ लीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, पानी से साफ, जैसे कि पानी में डालकर उसको साफ कर लेंगे, या फिर जो अयस्क है या खनिज है उसके ऊपर, अयस्क के ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी होगी, उसके ऊपर पानी डालेंगे, या फिर पानी मोटर से डालेंगे, प्रेशर से पानी डालेंगे, तो उसके ऊपर जो मिट्टी धूल जमा होगी वो निकल जाएगा। उसको पानी से साफ करते हैं छान कर। जैसे छानने के बड़े बड़े लगे होते हैं फैक्ट्रियों में, जो अयस्क है और गैंग है उसको अलग करने के लिए फैक्ट्रियों में बड़े बड़े चालने लगे होते हैं, उसके ऊपर अयस्क को डाल देते हैं, और अयस्क को डालने के बाद उनको हिलाया जाता है, मशीनों से होता है ये सारी प्रोसेस, उनसे हिलाते हैं। तो फिर जैसे कि आप चूरमा उरमा छानते हैं, मोटा ऊपर रह जाता है और पतला नीचे आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार होता है। उसमें क्या होता है, जो अयस्क है वो तो नीचे निकल जाता है, और जो कंकर पत्थर अशुद्ध हैं वो ऊपर ही चलने में रह जाती है, और उनको अलग कर लिया जाता है, और उनको अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार से भी अलग किया जाता है। ठीक है, छान। और अगला है रसायनों से। रसायन से किस प्रकार किया जाता है, जैसे कि विधियाँ होती है ऊर्ध्वपातन विधि आदि विधियों के माध्यम से उनमें केमिकल डाला जाता है, फिर गैसें रिलीज की जाती है, जिससे क्या होता है कि अशुद्ध हैं वो छनकर एक फ्लास्क में आ जाते हैं, और जो अयस्क हैं वो एक फ्लास्क में आ जाते हैं, या फिर उस पर जम जाते हैं। इस प्रकार से उसमें रसायन डालकर भी अलग किया जा सकता है। अगला है चुंबक के द्वारा। चुंबक के द्वारा भी किया जाता है। चुंबक के द्वारा केवल उन्हीं अयस्कों को किया जाता है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, एक बड़ी सी चुंबक होती है। ठीक है, फैक्ट्रियों में होता है ये सब काम, हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, हम इसे समझ सकते हैं केवल। ठीक है, ये सब फैक्ट्री में होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। एक बड़ी सी चुंबक होती है, ठीक है, और इसमें जैसे कि लोह अयस्क हैं आदि को इसी विधि से चुंबक के द्वारा ये अलग करते हैं। कैसे करते हैं, लोह अयस्क है उसको क्या करते हैं, चुंबक को उस जो खनिज है उसमें लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि चुंबक है वो लोहे के कण को तो अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। ठीक है, और जो मिट्टी या गैंग अशुद्धियाँ होंगी उनको वहीं रहने देगी, जिससे उससे लोहा तो अलग हो जाएगा और जो मिट्टी अशुद्धियाँ हैं वो वहीं पर रह जाएंगी। इस प्रकार इन तीनों विधियों के द्वारा जो खनिज है उनसे अयस्क और गैंग को अलग किया जाता है। ठीक है, गैंग को हटा दिया जाता है अयस्क से। ठीक है, और फिर वो शुद्ध रूप में क्या प्राप्त हो जाती है, हमें शुद्ध रूप में धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अयस्क मैंने बताया था, अयस्क उसमें धातु ज़्यादा होगी और निकालने में भी कम लागत होगी, उसे अयस्क कहेंगे। ठीक है, अगर निकालने में भी ज़्यादा मेहनत होगी और धातु भी कम प्राप्त होगी तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए अयस्कों को ढूंढा जाता है। ठीक है,
अयस्क में कुछ दिन पहले हेलीकॉप्टर से अयस्क को निकाला गया, ठीक है। अयस्क की कोई कमी नहीं है भारत के पास, ठीक है। भारत में बहुत सारे अयस्क हैं। भारत है वो एक इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम 26 जनवरी, नहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्या होता है, जो भारत है एक संयुक्त राष्ट्र है। भारत में आप देखोगे कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें लोग अपने आप को ढालना जानते हैं, उन्हें किस सिचुएशन में रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, सब जानते हैं। भारत पहले नंबर पर होता आज, लेकिन क्या होता है, जो आदमी सक्सेस हो जाते हैं और फिर डॉक्टर, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट आदि बन जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, भारत में उनको इतनी फैसिलिटीज़ ही मिल पाती, तो वो क्या करते हैं, विदेशों में चले जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और विदेशों में काम करके वहाँ का जो लाभ है उनको मिलता है, ठीक है। अगर मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर सभी साइंटिस्ट जो हैं ज़्यादातर भारत के मिलेंगे, ठीक है, और भारत के व्यवहार भी विदेशों से बहुत अच्छे हैं, मोदी जी की कृपा है, ठीक है। आप मानो तो है, नहीं मानोगे तो नहीं है। हकीकत में तो मोदी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वैसे तो अफवाह है, थाली पीली का अफवाह फैलाते हैं, ठीक है। अब तो अपने टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। चरण नंबर फर्स्ट पढ़ लिया हमने, अयस्क का समृद्धीकरण, ठीक है। अब दूसरा चरण पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स चरण नंबर 2 है था हमारा धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो देखेंगे हम धातुओं का निष्कर्षण, लेकिन धातु 3 प्रकार के, अधिक क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और कम क्रियाशील, ठीक है। पहले देखते हैं अधिक क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, जो अधिक क्रियाशील धातु है वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलते। जो अधिक क्रियाशील धातु है वो जो पृथ्वी है उसमें स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इन्हें निकालने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन। जो विद्युत अपघटन विधि है, आगे पढ़ाएंगे आपको, उसका उपयोग किया जाता है, जिससे जो धातु है वो एक तरफ आ जाता है और जो गैंग है वो एक तरफ आ जाता है, ठीक है। अगला है हमारा मध्यम क्रियाशील धातु। जो मध्यम क्रियाशील धातु होंगे उनको किस प्रकार से अलग किया जाएगा, ठीक है। जो मध्यम क्रियाशील धातु है उनमें सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। जो मध्यम क्रियाशील धातु हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। मध्यम क्रियाशील धातु है जिंक, Fe, Pb, ठीक है, जिंक है, Fe है, लोहा है। इनको कैसे अलग किया जाता है, ये सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में होते हैं। ये सल्फाइड अयस्क के रूप में, कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। इनको किस प्रकार अलग किया जाता है, देखिए, कार्बन द्वारा अपचयन किया जाता है, ठीक है। ये कार्बन के साथ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कार्बन के द्वारा अपचयन कर दिया जाता है, इसमें कार्बन डालेंगे जिससे अपचयन हो जाएगा, एक तरफ हमें धातु प्राप्त हो जाएगी और एक तरफ गैंग प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारा कम क्रियाशील धातु। तो कम क्रियाशील धातु है, उनको कैसे अलग किया जाएगा, तो कैसे अलग किया जाएगा, स्वतंत्र रूप से प्राप्त होती हैं। जो कम क्रियाशील धातु हैं वो स्वतंत्र रूप से अर्थात शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती हैं, लेकिन उनमें भी कुछ धातुएं जैसे सोना, चांदी, ये है शुद्ध रूप में ही प्राप्त होती है, इनकी केवल सफाई की जाती है, ठीक है। तो सोना, चांदी ये हैं, इनको शुद्ध रूप में प्राप्त किया जाता है, लेकिन इन्हें भी थोड़ी सफाई करनी पड़ती है, इसलिए इनकी भी कुछ विधि हैं जो आगे पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कम क्रियाशील धातु है वो शुद्ध रूप में पाई जाती है, लेकिन कुछ होती है जो अशुद्ध रूप में भी पाई जाती है, जैसे कि Hg व Cu, ठीक है। ये कम क्रियाशील धातु का निष्कर्षण है। जो Hg है और Cu है, इनका निष्कर्षण देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत अनभिक्रिय होते हैं। अनभिक्रिय मतलब बिल्कुल कम रिएक्शन करते हैं किसी भी साथ। जो कॉपर है वो बिल्कुल कम रिएक्शन करता है, मैंने पढ़ाया है पिछले क्लास में, आप देख लेना जाकर कैसे करता है कॉपर कम रिएक्शन, ठीक है। यह बहुत अनभिक्रिय होते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो Hg व Cu है, इनके ऑक्साइड को केवल गर्म करेंगे तो ही इनसे शुद्ध रूप में धातु प्राप्त की जा सकती है, नहीं तो और भी किसी विधि से नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो अब प्राप्त करेंगे हम
गर्म करके देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं उदाहरण। Hg का निष्कर्षण अर्थात सीनावार, इसका सूत्र होता है HCl। सीनावार का सूत्र क्या होता है? HgS। ठीक है, तो देखते हैं 2HgS 2 मोल सीनावार के, उसके साथ उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो होगा 2HgO। ठीक है, सल्फाइड यही अपचयित हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड को अपचयित करके ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2SO2। ठीक है, 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के बन जाएंगे। ठीक है, तो फिर सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल बन गए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हमें प्राप्त हो गया HgO। ठीक है, तो HgO को भी अगर गर्म करेंगे और ज़्यादा देर तक तो हमें Hg प्राप्त हो जाएगा और ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाएगी। Hg शुद्ध रूप में प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, और इसी प्रकार से हम Cu2S कॉपर डाई सल्फाइड CCU का निष्कर्षण, ठीक है, इससे हम कॉपर का निष्कर्षण करेंगे, कॉपर को शुद्ध रूप में प्राप्त करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? Cu2S के 2 मोल ले लिए हमने। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो 2 मोल्स कॉपर के बन जाएंगे, कॉपर डाइऑक्साइड के। ठीक है, और ये SO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ये SO2 गैस तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, ऊपर की तरफ चले जाएगी। मैंने पहले तीर का चिन्ह लगा रखा है। ठीक है, तो फिर आगे क्या होगा? तो 2Cu2O जो कॉपर डाइऑक्साइड है वो बना है, तो इसको और हम गर्म करेंगे, इसको Cu2S के साथ। ठीक है, तो क्या हमें 6 मोल कॉपर के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और SO2 गैस बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार होता है Hg और Cu का जो गर्म करने पर इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो अगली क्लास में और पढ़ेंगे हम, और ज़्यादा जानकारी से आगे पढ़ेंगे हम। अभी 2 चरण हुए हैं, दूसरे चरण में चल रहे हैं, तीसरा चरण पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे बहुत मजा आने वाला है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार।